नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज है आपका 5 जनवरी और आज हम जो हमारा 5 डे फिजिक्स सीरीज का जो क्वेश्चंस था, वीडियोस जो थे 5 डे फिजिक्स सीरीज के, वो थ्योरी क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। और आज की जो ब्रांच थी फिजिक्स की, पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आधी फिजिक्स आती है, 50% फिजिक्स, वो ब्रांच जो है मैकेनिक्स, उसको आज यानी 5 जनवरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो लास्ट ब्रांच है। और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसके तीन तीन पार्ट आपको हमारे चैनल पर मिल चुके हैं। अब इस वीडियो में हम चौथे पार्ट, जो लास्ट पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं हम। ये देखिए, जैसे पिछली वीडियो में लास्ट में हमने कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कार्य के बारे में नहीं, उसके बारे में यहीं से देखिए। फिर यहां से शुरू करते हैं उसी में। जब बल व विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण हो तो कृत कार्य कितना होगा? तो ऋणात्मक। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्य जो है वो अपना ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, जीरो भी होता है। जो लास्ट पॉइंट था उस क्लास में, वो हमने बताया था कि जब बल व विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण होगा तो कृत कार्य धनात्मक होगा। अब देखिए, ऋणात्मक कब होगा? जब बल व विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण हो तो कृत कार्य ऋणात्मक होगा। और जब बल व विस्थापन परस्पर लंबवत हो, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से, तब कार्य क्या होगा? तब जीरो, शून्य होगा। फिर देखिए, जब विस्थापन शून्य हो तो कार्य शून्य होगा। अभिकेंद्र बल द्वारा कृत कार्य शून्य होता है। अब देखिए, शक्ति, इसको सामर्थ्य कहते हैं, इंग्लिश में इसी को पावर कहते हैं। शक्ति या सामर्थ्य, इंग्लिश को इसमें पावर कहते हैं। देखिए, कार्य किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय, यानी पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है? पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बराबर सामर्थ्य बराबर कार्य बट्टे समय। तो देखिए, इसका क्या है? शक्ति बराबर बल गुणे वेग, यानी पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, शक्ति अदिश राशि है क्योंकि इसमें से परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। अब देखिए, शक्ति का मात्रक आया जूल पर सेकेंड। अब वो देखिए, वो कहां से आया? जैसा कि शक्ति के हमने आपको बताया था कि शक्ति का मतलब क्या है? कार्य बट्टे समय, कार्य बट्टे समय होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? तब आपको आंसर मिलेगा जूल। समय का क्या? तब मिलेगा सेकेंड। तो यहां से आया कि शक्ति, और बटे कौन सा कह सकते हैं? प्रति। तो यहां से क्या है? शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड। या इसी को वाट, आपने सुना होगा, शक्ति का मात्रक वाट। 1 वाट में 1 जूल पर सेकेंड होता है। शक्ति यानी पावर की वीमा यानी डायमेंशन क्या होता है? ml² टी माइनस टी पावर -3। अब शक्ति के बड़े मात्रक देखिए, इसमें किलोवाट है, मेगावाट है, गीगावाट है। 1 किलोवाट में 10/3 वाट होता है, मेगावाट में 10/6 वाट है, गीगावाट में 10/9 वाट। अधिकतम कार्य के लिए बल व विस्थापन के बीच कितना का कोण हो? तो 0 अंश का होना चाहिए। अश्व शक्ति, देखिए, हार्स पावर जो है, जो हमने बताया था, 746 वाट होता है। हार्स पावर में शक्ति का ये बड़ा मात्रक है, शक्ति का ही मात्रक है। इसका उपयोग अभियांत्रिकी की मशीनों में, जो मशीनें होती हैं, उनको, उनकी शक्ति को मापने के लिए करते हैं। अब एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ऐसे को 0.0746 किलो वाट कर सकते हैं। 1 वाट में 1/746 अश्व शक्ति होती है। 1 किलोवाट में 1.34 अश्व शक्ति होती है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अब देखिए, ऊर्जा, कार्य के बारे में देख लिया, शक्ति यानी सामर्थ्य के बारे में देख लिया। अब देखेंगे ऊर्जा के बारे में, जिसको कहते हैं एनर्जी। कार्य करने की क्षमता जो है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा, देखिए, कार्य ही ऊर्जा है, जो क्षमता है, आप जिस क्षमता से कार्य कर रहे हैं उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य ही ऊर्जा है। ऊर्जा अदिश राशि, क्योंकि सिर्फ इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। एसआई मात्रक जूल होगा, सीजीएस मात्रक अर्ग होगा। देखिए, हमने ऊपर भी देखा था, ऊर्जा का एसआई मात्रक, जैसे जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा। ठीक है, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है। तो जैसे कार्य का एसआई मात्रक जूल, तो ऊर्जा का भी जूल। कार्य का सीजीएस मतलब अर्ग, तो ऊर्जा का भी अर्ग। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये हमने आपको पहली वीडियोस में बताया था। 1 जूल में 10/7 अर्ग होते हैं, 1 अर्ग में 10/-7 जूल होते हैं। इसकी विमा ml² टी पावर -2 होती है। ऊर्जा के अन्य मात्रक देखिए, कैलोरी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और किलोवाट घंटा यानी kWh है। एक कैलोरी में 4.2 जूल या 4.18 जूल होते हैं। मेनली 4.2 जूल देखने को मिलता है एग्जाम्स में। देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है, 1 किलो कैलोरी
1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.18 गुणे 10 पर 3 जूल होते हैं। 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी या 0.24 कैलोरी कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का आधुनिक मात्रक है, मॉडर्न यूनिट है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 पर -19 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मतलब। देखिए किलोवाट घंटा क्या है, ये जो वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका ये ट्रेड यूनिट है, व्यापारिक मात्रक है। और किलोवाट घंटा या इसी को यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 पर 6 जूल या 3.6 मेगा जूल होता है, या 36 गुणे 10 पर 5 जूल या 3600 किलो कैलोरी होता है। ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें इसमें। और वाट घंटा 3.6 गुणे 10 पर 3 जूल। ऊर्जा के विभिन्न, देखिए ऊर्जा के विभिन्न कई प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा के कई सारे टाइप्स होते हैं। वो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमने जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो यहाँ पर हमने निमोनिक्स बनाया था याद करने के लिए, इसी निमोनिक्स से मैंने भी याद किया था। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है एम। एम मतलब क्या है, एम मतलब होता है यहाँ पर आपका चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी। और ई मतलब जो है आपका होता है वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर एम दूसरे में फिर एम है। देखिए मैग्नेटिक है, एनर्जी का एनर्जी है, और दूसरे एम का मतलब है मैकेनिक एनर्जी। फिर एस, ठीक है, एस का मतलब है साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। फिर एच का मतलब है यहाँ पर हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा। फिर है ए का मतलब है यहाँ पर आपका जिसको कहते हैं हम, देखिए ए का मतलब क्या है, ए देखिए ये बस ए कुछ नहीं है, ए को सिर्फ हमने वाक्य शब्द बनाने के लिए देखा है। मैग्नेटिक है, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है, फिर मैकेनिक है, फिर साउंड है। यहाँ पर एच से आपका हीट एनर्जी है, ए कुछ नहीं है। एन से आपका न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा। एल से आपका जो है यहाँ पर लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा। और आई से आपका अगर देखा जाए तो आई भी कुछ नहीं है, ठीक है। और सी से आपका होता है, सी से यहाँ पर देखा जाए तो सी से आपका होता है रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी। तो इस सूत्र से आप याद कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको ए कुछ नहीं है, देखिए इस फॉर्मूले में, इस निमोनिक में ए कुछ नहीं है, आई कुछ नहीं है। ये हो जाएगा मैकेनिक, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल, ये हो जाएगा मैग्नेटिक, ये हो जाएगा साउंड, ये हो जाएगा हीट, और ये हो जाएगा न्यूक्लियर, ये हो जाएगा लाइट, और ये हो जाएगा केमिकल। ये सारी ऊर्जा है। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा देखिए क्या है, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा है, इसे काइनेटिक्स यानी के से प्रदर्शित करते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र K=1/2mv² होता है, या K=p²2/2m। रेखीय संवेग यानी p के पदों में क्या है गतिज ऊर्जा, K=p²2m रेखीय संवेग का। अगर देखा जाए तो यहाँ पर p=√2m के होगा। विशेष यहाँ पे कुछ स्थितियाँ हैं, विशेष स्थितियाँ। पहली स्थिति है जब दो वस्तुएं समान संवेगों से गतिशील हो, तो K=b²/2m या K=k1/m। हल्की वस्तु के लिए है गतिज ऊर्जा अधिक भारी होती है, गतिज ऊर्जा जो है तथा अधिक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होती है। K1K2/m1m2 ये फॉर्मूला है, K1K2/m2m1। फिर यहाँ पर देखिए स्थिति दूसरी स्थिति क्या है यहाँ पर, जब दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जाओं से गतिशील हों, तो उसमें क्या है P=√mk होगा। और देखिए ये जो है P√2m, ये दो प्रकार के, पहला है हल्की वस्तु के लिए तो संवेग इसका कम होगा, भारी वस्तु के लिए संवेग ज़्यादा। अब देखिए P1 P2 √m1/√m2। अब यदि अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग का n गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, n² -1 × 100%। यदि P2 = nP1 तो इसमें क्या है, यहाँ पर आपका k% में n² -1 × 100%। अब देखिए ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पर मैंने लिखा है कैलकुलेट करके, यहाँ पर इसको आप याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 10 है तो इसका काइनेटिक एनर्जी 21% होगा, पोटेंशियल 20 है 44, 30 है तो 69, 50 है तो 125, 100 है तो 300, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है
किसी बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी वर्क इक्वल टू डेल्टा के, यानी काइनेटिक्स, डेल्टा काइनेटिक्स। और धनात्मक कार्य का अर्थ गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ऋणात्मक कार्य का अर्थ गतिज ऊर्जा में कमी। फिर देखिए, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी। m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर, स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या होगी, ये U इक्वल टू mgh होगी। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग की कुल या यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, k प्लस यू इक्वल टू ई होगी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे आपको पता है एनर्जी ना ही उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, वही लिखा हुआ है। अर्थात कुल ऊर्जा नियत रहती है, यानी k प्लस यू ये नियत है। अब देखिए फिर क्या है यहाँ पर, जब किसी वस्तु का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर जाते समय गतिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और कुल ऊर्जा नियत रहती है। फिर किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ने पर नीचे आते समय गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी, ऊर्जा नियत रहेगी, कुल ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जनित्र, जिसको जनित्र या जनरेटर। देखिए, अगर आपको यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है तो आपको पता भी होगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसे कहते हैं जनरेटर या जनित्र या डायनमो, यही होता है। अब देखिए, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए वैद्युत मोटर, देखिए अगर यांत्रिक को वैद्युत में बदलेंगे तो जनरेटर का यूज करेंगे, फिर वैद्युत को यांत्रिक में बदलेंगे तो मोटर का यूज करेंगे। जैसे मोटर जो है लगा होता है पानी वाला, वो इलेक्ट्रिक जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। देखिए, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति विद्युत मोटर बताया हमने आपको। वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति लाउड स्पीकर है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो इंस्ट्रूमेंट है वो माइक्रोफोन है। अब देखिए, बल आघूर्ण समांतर बल, यानी बल का आघूर्ण, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, इसी को टॉर्क कहते हैं इंग्लिश में। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यह है आपका किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु के परितः घूमने की प्रवृत्ति जो होती है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी, ये होता है, यानी टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। देखिए, बल आघूर्ण क्या है, ये है बल और इसकी जो क्रिया रेखा है इसके इस क्रिया रेखा के निश्चित बिंदु की जो लंबवत दूरी तक है उसको कहेंगे बल आघूर्ण, यानी टॉर्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स। ये होता है टॉर्क इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। बल आघूर्ण सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा और अपना परिमाण दोनों होता है। एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होगा, सीजीएस मात्रक डाइन सेंटीमीटर होगा, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में मात्रक डाइन सेंटीमीटर होगा। विमेय सूत्र ml पर 2 t इनवर्स होगा। और बल आघूर्ण ये देखिए दो प्रकार का होता है, जो हमारा टॉर्क है दो प्रकार का होता है। पहला है क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द फोर्स, क्लॉकवाइज टॉर्क, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो देखिए क्लॉकवाइज तो दक्षिणावर्त बलाघूर्ण, इसका वामावर्त बलाघूर्ण। देखिए दक्षिणावर्त यानी जो क्लॉकवाइज होता है ये ऋणात्मक होता है, यानी अपना नेगेटिव में होता है। वामावर्त यानी जो अपना होता है वामावर्त बलाघूर्ण यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये धनात्मक यानी पॉजिटिव में होता है। फिर देखिए आघूर्णों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसमें क्या है, देखिए आघूर्णों के सिद्धांत में क्या है, वामावर्त बलाघूर्ण जो है वो दक्षिणावर्त बलाघूर्ण के बराबर होता है, यानी वामावर्त बलाघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त बलाघूर्ण। समांतर बल पैरेलल फोर्स, इसमें क्या है, जब दो बलों की क्रिया रेखाएं समांतर हो तो उन्हें कहेंगे समांतर बल। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है लाइक, दूसरा है अनलाइक, यानी अनुकूल या समदिश कहते हैं, इसको प्रतिकूल यानी प्रतिदिश कहते हैं। दो समांतर बलों का परिणामी बल क्या होगा, इसमें स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है, जब बल समदिश यानी लाइक हो तो F1 प्लस F2, और जब अनलाइक हो तो उसमें F1 माइनस F2 होगा, ठीक है। यहाँ F2 जो है वो F1 से बड़ा होता है, ये आप देख सकते हैं F1 माइनस F2 पर F1 बड़ा F2 से होगा F2 माइनस F1। अब देखिए बल युग्म, इसको कपल या फोर्स कपल फोर्स, यानी बल युग्म मतलब कपल होता है। तो बल युग्म क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कपल बोलते हैं, ये हमारा होता है समान परिमाण के दो विपरीत समांतर बल किसी वस्तु पर कार्य करें तो वस्तु को घूर्णन दे देंगे, इसे बल युग्म कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दो बल हैं जिनका परिमाण समान ही है, ठीक है, और वो समांतर बल है, वो किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो जो वस्तु है उसको वो घूर्णित करेंगे, फ्रिक्शन उसमें लाएंगे, घूर्णन दे देंगे, इसे ही बल युग्म कहते हैं। फिर देखिए बल युग्म वस्तु में केवल घूर्णन गति उत्पन्न करता है। फिर देखिए
बलयुग्म का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ द कपल। बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? कोई बल तथा दो बलों के बीच की लंबवत दूरी को बलयुग्म कहते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। कोई बल गुणे दो बलों के बीच की लंबवत दूरी यानी P/D, ठीक है। दंड तुला, दंड तुला या भौतिक तुला, जो बैलेंस होता है तुला होती है, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। फिजिकल बैलेंस या भौतिक तुला, इसका देखिए, द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्य की मात्रा जो होती है उसको द्रव्यमान कहते हैं। और भार क्या होता है? किसी वस्तु, देखिए, द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट में बहुत अंतर है। द्रव्यमान यानी मास क्या है? कोई भी वस्तु है तो उसमें जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, उसकी जो मात्रा रहेगी उसे हम द्रव्यमान कहेंगे। जबकि भार क्या है? वेट, ये एक प्रकार का बल है जिससे जो पृथ्वी है वो सभी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता, भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है, इसका सूत्र W = mg होता है। द्रव्यमान का मात्रक भौतिक तुला से किया जा सकता है, भार का मात्रक कमानीदार तुला स्प्रिंग तुला से करते हैं। और भौतिक तुला की सुग्राहिता 0.01 ग्राम होती है। एक अच्छी तुला की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? क्या क्या विशेषता हो तो आप समझेंगे कि वो तुला अच्छी है, बैलेंस है। देखिए, तुला का आकार सिद्धांत आघूर्ण का सिद्धांत होता है। देखिए, तुला सत्य हो, अस्थाई हो, सुग्राही हो, दृढ़ हो। फिर देखिए, ऊर्जा यानी एनर्जी क्या है? ऊर्जा के बारे में देखिए, प्रकाश वैद्युत सेल, देखिए, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत बल्ब वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और वैद्युत हीटर वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ या स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी में चाबी भरने से ऊर्जा जो है वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। 1 वोल्ट विभवांतर से इलेक्ट्रॉन त्वरित होने पर जितनी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, इसमें क्या है? इसमें क्वेश्चन दिए गए, इनको आप देखिए। 1 ग्राम द्रव्यमान के ऊर्जा क्या है? तो 1 ग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा? तो वो है 9 × 10⁻13 जूल, ठीक है। आगे देखिए, फिर यहाँ पर अब देखेंगे हम ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम पढ़ लेते हैं कुछ चीजें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें हमारा ये होता है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का बल है, संरक्षी बल है, असंपर्क बल है, सदैव आकर्षणात्मक होता है, यानी सदैव हमेशा आकर्षित ही करता है। गुरुत्वाकर्षण जो है व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्रीय बल है, दीर्घ परासीय बल है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम देते वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें ये है F∝m1m2, F∝1/r², F =Gm1m2/r²। ये जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के बल का सूत्र है ये, ठीक है। फिर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी का मान ज्ञात किया तो कैवेंडिश से, ठीक है। जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो वो है कैवेंडिश ने। और जी का मान केवल मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। जी का बीमी सूत्र M−L3T⁻²⁻² होता है। जी का मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से देखिए आप क्या होता है आगे। उसके बाद से यहाँ पर आपका 1 मिनट देखिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा L⁻² होती है। फिर देखिए, सरल लोलक, ये पूछा जाता है, हमने ऊपर लिखा हुआ है। सरल लोलक का मान क्या है? 2 सेकेंड होता है, यानी T = 2π√L/g होता है। जी कोई सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध क्या है वो देखिए। स्मॉल जी = कैपिटल जी me/re², स्मॉल जी = कैपिटल Gm/r², जहां ये me, या इसी को m कह सकते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान। ये m और e का मतलब क्या है? देखिए, e मतलब अर्थ, m मतलब मास। पृथ्वी का द्रव्यमान यानी पृथ्वी का मास, इसी को m भी कह सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और ये r क्या है? r त्रिज्या है। यहाँ पर ये जो r लिखा हुआ है ये है त्रिज्या और e से अर्थ, तो पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस ऑफ अर्थ यानी re, रेडियस, r से रेडियस, e से अर्थ। ये पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। फिर देखिए, जी के मान में परिवर्तन के कारण क्या क्या है? पृथ्वी की आकृति ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ
और पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमने के कारण, और पृथ्वी की आकृति दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है, यानी ना कि एकदम गोल है। पृथ्वी की आकृति अंडाकार है, एकदम गोल भी नहीं है, थोड़ी चिपटी है किनारों पर। और भूमध्य रेखीय त्रिज्या का मान ध्रुवीय त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर है। सर्वोच्च गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिक होता है। न्यून देखिए सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों यानी पोल्स पर होगा, और न्यूनतम गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, वस्तु का भार भी बढ़ता है, सरल लोलक का आवर्तकाल घटता है। और फिर है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर ये घटता है। और ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा इन डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, वर्क इक्वल टू जो है एम जी है, इसको आप ध्यान रखेंगे, वर्क इक्वल टू मास ग्रेविटेशन। यहाँ एच क्या है, एच ऊंचाई के साथ बढ़ता रहेगा त्रिज्या, तब क्या है यहाँ पर आप जो स्मॉल जी इक्वल टू स्मॉल जी 1-2h/r। फिर देखिए यहाँ पर पृथ्वी की सतह से h गहराई से गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इसमें क्या होगा, g1 इक्वल टू जी 1-h/r होगा। देखिए गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। पृथ्वी का अपनी अक्षीय घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है ध्रुवों को छोड़कर। पृथ्वी का अपना अक्षीय घूर्णन के कारण ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि पृथ्वी अचानक घूर्णन बंद कर दे, अचानक से पृथ्वी जो घूर्णन यानी फ्रिक्शन बंद करेगी, तो ध्रुवों को पीछे छोड़कर प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रत्येक ध्रुवों को छोड़कर। यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन चाल 17 गुना बढ़ा दे तो भूमध्य रेखा पर प्रत्येक वस्तु भारहीन हो जाएगी, यानी भार ही नहीं रह जाएगा, तथा इस स्थिति में पृथ्वी का आवर्तकाल 84.6 मिनट लगभग 1.5 घंटे हो जाएगा। पलायन वेग, जिसको क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु जो है वो पृथ्वी से पलायन करती है उसी को पलायन वेग कहते हैं, उसके वेग को। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को देने से वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है, पुनः वापस पृथ्वी पर नहीं लौटती, उसे पलायन वेग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पलायन वेग का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, वी इक्वल टू √me/r, या इसी को कह सकते हैं या का साइन होता है या √2gm/r। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये फॉर्मूला उसी को और अच्छे से दिया हुआ है, v इक्वल टू √2gre या √2gr। अब देखिए पलायन वेग निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, और यहाँ पर यानी ve प्रोपोर्शनल m प्रक्षेपण कोण पर, और निर्भर करता है, पलायन वेग निर्भर करता है देखिए ग्रह के द्रव्यमान व ग्रह की त्रिज्या पर। और पृथ्वी की सतह हेतु पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा की सतह के लिए चंद्रमा पर पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति के कारण भूमध्य मूल वेग यानी RMS भी पलायन वेग से कम होता है, अर्थात VRMS ये अपना बड़ा होगा VE से। चंद्रमा पर इसका मतलब है वेलोसिटी ऑन मून, ठीक है। देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण क्या है, वर्गमाध्य मूल वेग पलायन वेग से अधिक है, इसी कारण चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल प्रेजेंट ही नहीं, ठीक है। VRMS ये बड़ा होगा VE से। ग्रहों के गति संबंधी नाम दिया गया, देखो ग्रहों की गति संबंधी नाम किसने दिया था, तो वो केपलर ने। उपग्रह का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए उपग्रह अपनी कक्षा में जिस वेग से परिक्रमा करता है उसे उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। उपग्रह को पृथ्वी की वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको राइटिंग की थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, हैंड राइटिंग की, इसीलिए मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दे रहा हूँ समझाकर। पृथ्वी व उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है, पृथ्वी व उपग्रह के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो वहीं से जो उपग्रह को पृथ्वी की वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। इसका कक्षीय वेग का सूत्र क्या है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए v थीटा इक्वल टू GME/r। फिर यहाँ पर देखिए यदि उपग्रह पृथ्वी के समीप हो,
तो उसका क्या होगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर v इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई, यानी आर ई मतलब रेडियस अर्थ और एम ई मतलब मून का मून, ठीक है, रेडियस ऑन मून एम ई। फिर देखिए पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह का कक्षीय वेग 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड या 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। कक्षीय वेग यानी वीओ व पलायन वेग वीई। देखिए ये वीओ मतलब कक्षीय वेग है और वीई मतलब पलायन वेग है, ठीक है। वीओ मतलब वेलोसिटी ऑर्बिटल और पलायन वेग मतलब वेलोसिटी अर्थ। इसमें वीई इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू वीओ होगा, ठीक है। और हाँ तो दोस्तों ये जो लास्ट फिजिक्स की पहली ब्रांच है जो हमने आपको सबसे लास्ट में आज 5 डे फिजिक्स की लास्ट दिन आज 5 जनवरी को बताया, ये कंप्लीट होता है। तो 5 डे फिजिक्स का सीरीज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 4 यूनिट जो है मैकेनिक्स के अलावा जो यूनिट्स हैं, हीट है, लाइट है, वेव है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट जिसको ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो इन चारों यूनिट का कंप्लीट डिस्कशन मैंने कल यानी 4 तारीख तक अपने चैनल पर कर दिया है, वहाँ से आप देख लेंगे। और देखिए अगर मैकेनिक्स बहुत पढ़ा है दोस्तों, आधी फिजिक्स लगभग इसी में ही आती है मैकेनिक्स ब्रांच में। एक तरफ ये ब्रांच है, बाकी तरफ और चारों ब्रांच है। तो इसमें अगर कुछ बचा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वहाँ से हम जो है उस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे जब। लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिक्स जो है कवर हो चुकी है हमारे चैनल पर 5 दिनों में। तो 5 डे फिजिक्स सीरीज कंप्लीट होती है इस वीडियो में। कुछ बचा हो पॉइंट तो कमेंट में बताएं, वहाँ से सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें एग्री थिंकर्स, वैल्यू एडिशन करते रहें नॉलेज का। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसमें मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और पीडीएफ और देखिए डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स हैं हमारे प्लेलिस्ट के, जहाँ से आप 11th 12th एग्रीकल्चर बोर्ड में हो या बीएससी में जो हो, आप वहीं टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर्स सॉल्विंग है काफ़ी सारे, और थ्योरीज भी मैंने वहाँ पर कंप्लीट कराई हैं। तो वहाँ से आप देख के अपनी जानकारी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।